नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे होम्योपैथी मेडिसिन फॉर ब्रोंकियल एज्मा के बारे में। ब्रोंकियल एज्मा या फिर जो सांस लेने का प्रॉब्लम या दमा, पर्टिकुलर ये जो ट्रायड है इसके ऊपर कॉज कुछ भी हो सकता है। ब्रोंकोडायलेटर्स यूज होता है एलोपैथी साइंस में, कभी स्टेरॉयड होता है, कभी नॉन स्टेरॉयडल होता है, जहां पे आप लोग देखे होंगे कि साल्बुटामोल लाइक ब्रोंकोडायलेटर्स यूज होते हैं, एंटी एलर्जिक्स यूज होते हैं, स्टेरॉयडल इनहेलर्स, नेबुलाइजर यूज होते हैं। तो होम्योपैथी में टॉप ब्रोंकोडायलेटर क्या है? आप सभी को ही जानते हैं कि एक्यूट ब्रोंकियल एज्मा हो, क्रॉनिक ब्रोंकियल एज्मा हो, या फिर बुखार के साथ कॉम्प्लिकेटेड आर्ली ब्रोंकोन्यूमोनाइटिस हो, या फिर क्रॉनिक सीओपीडी हो, कहीं पे भी ब्रोंकोडायलेटर्स जहां पे यूज करना जरूरी होता है, पेशेंट का सांस लेने में दिक्कत होता है, वहां पे हम लोग क्या इमरजेंसी मेडिसिन दे के पेशेंट मैनेज हो जाए, एलोपैथी लेने का जरूरत ना पड़े, होम्योपैथी से ही पेशेंट ठीक हो जाए। उसके बाद हम लोग कॉन्टिन्यूअस ट्रीटमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट करके पेशेंट को ठीक करें। ऐसे जगह के लिए आज का ये वीडियो है, पर्टिकुलर टॉप एंटी एज्मेटिक ब्रोंकोडायलेटर्स या फिर टॉप रेमेडीज फॉर ब्रेथलेसनेस इन होम्योपैथी। तो यहां पे डायग्नोसिस कुछ भी हो सकता है। हम लोग उस सांस लेने में तकलीफ हो रहा है एपिसोड को रिलीफ कैसे देंगे, उसी मेडिसिन को डिस्कस करेंगे एक के बाद एक। सबसे पहले है, सब कोई जो जानते हैं, जो लास्ट महामारी के दौरान फेमस हुआ है, एस्पिडोस्पार्मा। एस्पिडोस्पार्मा जिसको सांस लेने में तकलीफ हो रहा है वही यूज कर रहा है, ऐसा नहीं है। एस्पिडोस्पार्मा इज द डिजिटलिस ऑफ लंग, मतलब लंग जब फेल हो रहा है तो एस्पिडोस्पार्मा किसी भी आर्ली ब्रोंकियल एज्मा, कोई भी आर्ली ब्रोंकाइटिस के केसेस में हम लोग, मैं तो यूज नहीं करता हूं, जहां पे पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल लो हो रहा है, हम लोग पल्स ऑक्सीमीटर में देख रहे हैं, उसके साथ पेशेंट का एक लार्जर एरिया ऑफ लंग फाइब्रोसिस हो चुका है, या फिर एक्यूट कोई न्यूमोनिया या ब्रोंकोन्यूमोनिया के कारण पेशेंट इज अनेबल टू ब्रेथ क्लियरली, उस जगह पे आप एस्पिडोस्पार्मा दे सकते हैं। याद रखिएगा, डिजिटलिस ऑफ द लंग मतलब पेशेंट का लंग फेल हो रहा है, उस टाइम में आप एस्पिडोस्पार्मा देने से पेशेंट का काम अच्छा होता है, प्रोवाइडेड बहुत ज्यादा इन्फेक्टिव पैथोलॉजी विथ हाई फीवर ना रहे, तो इस जगह पे आप एस्पिडोस्पार्मा सोच सकते हैं। वांट ऑफ ब्रेथ ड्यूरिंग एक्सर्शन इज द गाइडिंग सिम्टम्स, मतलब पेशेंट को कुछ भी आप बिस्तर से सो के उठाएंगे तो भी हाथने लगता है, एक कदम चलेगा तो भी हाथने लगता है, इस जगह पे आपका काफी अच्छा काम करता है। कार्डियक एज्मा के केसेस में जहां पे हार्ट फेल हो रहा है और हार्ट फेल के कारण पेशेंट काफी कार्डियक मेडिसिन वगैरह ले रहे हैं, उसके कारण पेशेंट का लंग फेल हो रहा है, यहां पे भी एस्पिडोस्पार्मा बहुत अच्छा काम करता है। डोज पोटेंसी आप लोअर पोटेंसी यूज कर सकते हैं, लेकिन मादर टिंचर ज्यादा चलता है। मादर टिंचर में हम लोग गलती कहां कर देते हैं, मादर टिंचर में हम लोग 10 बूंद करके दिन में 3 बार देते, उसके जगह पे 5 बूंद करके 2 चम्मच गर्म गुनगुने पानी में हर 2 घंटा या 1 घंटा में दीजिए, पेशेंट बेटर हो जाएगा। जब पेशेंट बेटर होना स्टार्ट करे, डोज को, गैप को और बढ़ा दीजिए, आधा 1 घंटा को 2 घंटा, 2 घंटा को 4 घंटा, ऐसे कर दीजिए, पेशेंट अच्छा इंप्रूवमेंट रहेगा। नाउ कमिंग टू और एक फेमस मेडिसिन होम्योपैथी में, ब्लाटा ओरिएंटलिस। ब्लाटा ओरिएंटलिस एज्मा का अचूक दवा माना जाता है। सीओपीडी के केस भी हो, कोई भी हो, एस्माटिक लाइक ब्रेथलेसनेस में ब्लाटा ओरिएंटलिस अचूक माना जाता है, लेकिन अचूक नहीं, इसका भी कुछ सिम्टम्स आपको जानना पड़ेगा, इसका भी कुछ ट्रायड्स है। जैसे डैम्प बेसमेंट में जो रहते हैं, डैम्प रूम में जो रहते हैं, पानी में भीगने के कारण एज्मा जिसका प्रोवोक्ट होता है, उसमें ब्लाटा ओरिएंटलिस काफी अच्छा काम करता है, लाइक नेट्राम साल्प, मेडोरिनाम, थूजा एटसेट्रा। एज्मा विथ ब्रोंकाइटिस मतलब सांस नाली में जहां पे इन्फ्लामेशन है, बहुत ज्यादा आपका खांसी हो रहा है, उसमें ब्लाटा ओरिएंटलिस काफी अच्छा काम करता है। डैम्प रेनी वेदर में इसका एग्रावेशन होता है। एंड स्टाउट कॉर्पुलेंट पर्सन, यंग पर्सन, बहुत अच्छा उसका फिगर है, जिम विम करता है, स्पोर्ट्स पर्सन है, ऐसा टाइप का स्टाउट में
अच्छा काम करता है, ओबेसिटी हो तो और अच्छा काम करता है। एंड मच पास लाइक म्यूकस, ब्लाटा ओरिएंटलिस में जो म्यूकस होता है बहुत ज्यादा निकलता है और उसके साथ आपका एक खांसी रहता है जो एज्मा का एपिसोड, सांस लेने के एपिसोड खत्म होने के बाद भी कंटिन्यू करता रहता है बहुत देर तक। तो ब्लाटा ओरिएंटलिस हम लोग कहां यूज करेंगे? ऐसे एज्मा में यूज करेंगे जिसमें आपका खांसी है थोड़ा बहुत और उसके साथ एक्सपेक्टोरेशन, पास लाइक एक फोमी एक्सपेक्टोरेशन, एक फेना फेना टाइप का एक्सपेक्टोरेशन हो रहा है और उसके साथ आपका सांस लेने में दिक्कत बहुत ज्यादा हो रहा है और सांस लेने में जहां पे भी दिक्कत होगा थोड़ा बहुत वीजिंग रहेगा ही रहेगा। एंड आपका अगर यंग पेशेंट है, हेवी है फिगर उसका और उसके साथ बॉडी वेट ज्यादा है तो और भी अच्छा। नाउ ब्लाटा ओरिएंटलिस के साथ साथ जो सबसे ज्यादा मैं यूज करता हूं वो है, मतलब उसी जगह पे और दूसरे पेशेंट्स को जो मैं यूज करता हूं वो है कैसिया सोपेरा। कैसिया सोपेरा एक इंडियन ड्रग है, रेडिली अवेलेबल है, हर होम्योपैथी फार्मेसी में मिलता है। कैसिया सोपेरा यूज करने का जो नियम है वो है, कैसिया सोपेरा के साथ खांसी कॉन्टिन्यूअस रहना चाहिए, व्हीजिंग रहना चाहिए डेफिनेटली। एंड स्किन डिजीज अगर सप्रेशन का हिस्ट्री है या फिर एसोसिएटेड है, पेशेंट को स्किन डिजीज है, कॉमनली होता है पेशेंट को एटोपिक डर्माटाइटिस, एक्जिमा, रिंगवर्म, इसके साथ अगर एज्मा है कैसिया सोपेरा बहुत अच्छा काम करता है। बहुत ज्यादा खांसी पेशेंट के साथ इस जगह पे ट्रायड सबसे ज्यादा जो देखा जाता है कि एज्मा का एपिसोड के साथ, ब्रेथलेसनेस का एपिसोड के साथ जहां पे आपको ब्रोंको डायलेशन करने का जरूरत है उसमें आपको खांसी कॉन्टिन्यूअस है, उस जगह पे कैसिया सोपेरा बहुत अच्छा काम करता है। एंड म्यूकस यहाँ पे आपका हेल्प करता है निकालने में और एग्रावेशन ड्यूरिंग रेनिंग एंड विंटर सीजन, बोथ ब्लाटा ओरिएंटलिस एंड कैसिया सोपेरा मेन, ये यहाँ पे आपको डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते हैं। एंड मिडनाइट में एंड इवनिंग में कैसिया सोपेरा का एग्रावेशन ज्यादा होता है। तो बेसिक डिफरेंस फ्रॉम ब्लाटा ओरिएंटलिस, ब्लाटा यंग पेशेंट में ज्यादा दिया जाता है, ह्यूमिड एज्मा में ज्यादा दिया जाता है जहां पे रेनी सीजन डैम बेसमेंट से एग्रावेशन होता है। कैसिया सोपेरा भी रेनी सीजन में एग्रावेशन होता है, लेकिन कैसिया सोपेरा का खांसी जो है ब्लाटा से ऑल टाइम ज्यादा रहता है, थोड़ा बहुत व्हीजिंग ऑल दोनों जगह पे रहता है। और कैसिया सोपेरा का स्किन डिजीज एसोसिएशन, आइदर स्किन डिजीज सप्रेशन या फिर आपका एसोसिएटेड विद स्किन डिजीज, एटोपिक डर्माटाइटिस, एक्जिमा, रिंगवर्म के साथ अगर हो तो इसमें काफी अच्छा काम करता है। नाउ कमिंग टू और एक फेमस मेडिसिन काफी यूज होता है लोअर पोटेंसी में, मदर टिंचर में, एरालिया रेजिमोसा। जब भी देखेंगे एज्मा जितना सांस लेने में उसको दिक्कत है उससे भी ज्यादा जब भी आप चेस्ट भी स्टेथो यहाँ पे टिकाते हैं चेस्ट वाल में, व्हीजिंग, शाई शाई आवाज जो है ये बहुत ज्यादा होता है। इस जगह पे आपका जो होता है वो है एरालिया रेजिमोसा। व्हीजिंग इज आउट ऑफ प्रोपोर्शन टू ब्रेथलेसनेस, दिस इज द की नोट ऑफ एरालिया रेजिमोसा। याद रखिएगा आर्सेनिक के जैसा यहां पे भी आप पेशेंट को लेट के बैठा दे, मतलब सीटिंग पोजीशन में उसका एग्रावेशन होता है। एंड इंस्पिरेशन इज डिफिकल्ट देन एक्सपीरेशन, मतलब सांस लेने में दिक्कत ज्यादा हो रहा है छोड़ने से, लेकिन मैं ज्यादा जो देखता हूं व्हीजिंग इज आउट ऑफ ऑल प्रोपोर्शन देन ब्रेथलेसनेस। बैठ जाए तो बहुत दिक्कत है और खांसी बढ़ जाता है बैठने से। एक्सपेक्टोरेशन सॉल्टी एंड हॉट, मुंह हर टाइम गरम गरम रहता है, सॉल्टी एक एक्सपेक्टोरेशन रहता है। नाउ आर्सेनिकम एल्बम में क्या होता है? आर्सेनिकम एल्बम भी एज्मा में 30 to 100 पोटेंसी काफी यूज होता है। आर्सेनिकम एल्बम का पेशेंट को आप लेट के बैठा दे, सीटिंग एग्रावेशन एंड मिडनाइट एग्रावेशन इज वेरी प्रोमिनेंट। एंड आर्सेनिकम एल्बम का सबसे ज्यादा जो देखा जाता है वीकनेस इज आउट, प्रोस्ट्रेशन और वीकनेस इज आउट ऑफ ऑल प्रोपोर्शन देन द पेशेंट क्लिनिकल कंडीशन। पेशेंट का जो क्लिनिकल कंडीशन है, बुखार या खांसी या सांस लेने में दिक्कत हो, इतना ज्यादा नहीं है जितना वीक पेशेंट का हो गया है, या फिर डायरिया के बाद भी एसोसिएटेड होता है ब्रोंकियल एज्मा, तो वो भी उतना ज्यादा नहीं था जितना पेशेंट वीक हो चुका है। तो प्रोस्ट्रेशन आउट ऑफ ऑल प्रोपोर्शन, उसके साथ मिडनाइट मिड डे एग्रावेशन, पर्टिकुलरली मिडनाइट एग्रावेशन, फ्री पार्सपिरेशन, पसीना बहुत, पानी का प्यास बहुत, चिलीनेस
थोड़ा बहुत या ना भी रह सकता है, लेकिन पानी का प्यास डेफिनेटली रहेगा। और अगर सांस लेने में दिक्कत बैठा दे तो ज्यादा हो जाता है। दिस इज आर्सेनिकम एल्बम। पोटेंसी आप कोई भी जो भी मैं बोल रहा हूं एक्सेप्ट देन आर्सेनिक आप मदर टिंचर तो यूज करते ही है। लोअर पोटेंसी 30 पोटेंसी में भी जैसे ब्लाटा कैसियासोपेरा में मैंने देखा है 30 पोटेंसी भी मदर टिंचर के जैसा सेम इंडिकेशन में सेम अच्छा काम करता है। आर्सेनिकम एल्बम अगर आप यूज करना चाहते हैं पर्टिकुलरली इन ब्रोंकियल अस्थमा केसेस तो भी आप उसको 30 पोटेंसी 2 बूंद करके हर घंटे में 200 पोटेंसी आप डाइल्यूट करके थोड़ा सा पानी में 1 चम्मच करके बार बार देके भी आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट होता है। नाउ कमिंग टू और एक मेडिसिन वो है पोथोस्फिटिडास। पोथोस्फिटिडास भी हम लोग एक्यूट एज्मा में काफी अच्छा काम करते हैं इसको लेके। पोथोस्फिटिडास का एज्मा एग्रावेटेड होता है धूल मिट्टी से। धूल मिट्टी से अगर एज्मा एग्रावेटेड होता है उसमें पोथोस आप डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। फॉर एज्मेटिक कंप्लेंट्स व्हिच आर कॉज्ड ऑन मेड्स बाय डस्ट, एलर्जिक ब्रोंकोस्पाज्म एंड डिफिकल्ट ट्रबलसम रेस्पिरेशन, ऑपरेशन ऑफ एंग्विश एस्पिरेशन, एज्मेटिक सिम्टम्स आर बेटर फ्रॉम पासिंग स्टूल, डीप एक्टिंग साइकोसोनिक। देखिए एज्मेटिक कंप्लेन बेटर बाय पासिंग स्टूल, अगर ये सिम्टम आपको मिल जाए तो अच्छा, वरना अगर एज्मा उतना सीवियर नहीं है जहां पे आर्सेनिक, एरालिया या फिर ब्लाटा कैसियासोपेरा जो एस्पिडोस्पर्मा मैंने बताया ये सब नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी जब भी ये धूल मिट्टी में जाता है शाई शाई करके प्रॉब्लम हो जाता है तब आप इमरजेंसी मेडिसिन पोथोस्फिटिडास मदर टिंचर 5 बूंद करके दिन में 3 बार 4 बार या 2 घंटा बाद दे सकते हैं, या फिर 30 पोटेंसी में भी आप यहाँ पे ब्रोंको डायलेटेशन करके पेशेंट को आप रिलीफ दे सकते हैं। नाउ कमिंग टू सॉलिडागो वार्गा। सॉलिडागो एक यूरिनरी कंप्लेंट का मेडिसिन है, आप सबको ही जानते हैं, जो भी सेबल सेरुलेटा वगैरह यूज करते हैं सभी सॉलिडागो कभी कभी यूज करते हैं। लेकिन अगर यूरिनरी कंप्लेंट के एग्रावेशन से किसी का सांस लेने में दिक्कत या प्रॉब्लम बढ़ता है तो डेफिनेटली सॉलिडागो से बहुत अच्छा आराम होता है। सॉलिडागो का जो सबसे अच्छा याद रखने वाला लाइन है वो है एज्मेटिक कंप्लेन एग्रावेशन विद डायसूरिया, मैं बोलता हूं यूरिनरी कंप्लेन। एज्मेटिक कंप्लेन एसोसिएटेड विद यूरिनरी कंप्लेन और एग्रावेटेड विद यूरिनरी कंप्लेन आप सॉलिडागो यूज कर सकते हैं। मदर टिंचर जेने में जैसे मैंने बताया बहुत अच्छा काम करता है, एक्यूट फेज में भी बहुत अच्छा रिलीफ देता है। एंड नाउ लास्ट जो है इरियो डैक्टायन ग्लूटिनोजम। इरियो डिक्टियन ग्लूटिनोजम, थोड़ा नाम खटमट है। इसको हम लोग एक्यूट एज्मा में काफी यूज करते हैं। जब भी बुखार इन्फ्लुएंजा के साथ आपका एज्मा आता है, एक्यूट ब्रोंकाइटिस फॉलोड बाय ट्यूबरकुलर कफ, मतलब एक्यूट ब्रोंकाइटिस आपका हुआ है, बुखार हुआ था, ठंडा पानी पी लिया था, ठंडा पानी फ्रिज का पानी पी लिया था सडनली, आइसक्रीम खा लिया था सडनली, या फिर एसी में बहुत कम टेम्परेचर वाला रूम में घुस गया था सडनली, इसके बाद से तो बुखार और प्रॉब्लम होता है। उसके बाद जो एज्मेटिक अटैक ज्यादा आता है, एक्यूट एज्मेटिक अटैक, एक्यूट ब्रोंको एज्मेटिक अटैक, इसमें आप इरियोडिक्टन बहुत अच्छा यूज कर सकते हैं। ये आपका बहुत अच्छा काम करता है। एंड बुखार के बाद होने वाला एज्मा में जैसे आर्सेनिक एरालिया काफी अच्छा काम करता है, ये भी अच्छा काम करता है। और आप सब लोग जानते हैं कि हम लोगों का होम्योपैथी में 2 हेड रेमेडी है, जैसे एंटीमटाट एंड इपिकाक, ये दोनों भी हम लोग बहुत अच्छा बार बार यूज करते हैं। एंटीमटाट का बच्चों में हो बड़े में हो सिम्टम्स रहा तो डेफिनेटली आप एंटीमटाट इपिकाक यूज करेंगे। क्या सिम्टम्स है? एंटीमटाट में भी वॉमिटिंग है, इपिकाक में भी वॉमिटिंग है, लेकिन इपिकाक का वॉमिटिंग से पेशेंट प्रोस्ट्रेटेड या एकदम ड्राउजी नहीं होता है। एंटीमटाट का बच्चा या बड़ा कोई भी हो ड्राउजीनेस ज्यादा हो जाता है। बच्चों में जो हम लोग देखते हैं कि पेशेंट जो बच्चा जो है वो माँ का दूध नहीं पी रहा है, एकदम ड्राउजी हो गया है, उस जगह पे इपिकाक। अगर नहीं है, बच्चा रेस्टलेस है, उसका कोई वीकनेस नहीं है लेकिन वॉमिटिंग है, उसके साथ एज्मेटिक प्रॉब्लम है, तो फिर आपका इपिकाक। और एंटीमटाट में बच्चा जो है वो ड्राउजी होगा ही होगा। यही एक पॉइंट जो है, इससे ही क्लिनिकल डिफरेंशिएशन होता है। चेस्ट लगाएंगे तो घर घर आवाज, साई साई आवाज हर जगह पे, बड़ों में भी होगा, बच्चे में भी होगा। अगर ड्राउजीनेस नहीं है तो आपका एंटीमटाट काम नहीं करेगा, और अगर ड्राउजीनेस आपका बच्चे का एकदम नहीं है
तो आपका इपिकाक काम करेगा, और ड्राउजीनेस अगर है तो एंटीमटाट काम करेगा। मैं जो करता हूं, मैं जो जैसे सोचता हूं, क्योंकि बहुत सारा बुक्स में बहुत सारा सिम्टम्स दिया गया है, नथिंग कम्स अप, रैटलिंग, ये इपिकाक में भी पाया जाता है। इपिकाक का जो साउंड बांसुरी के जैसा शी शी अगर मिल जाए तो डेफिनेटली इपिकाक। लेकिन एंटीमटाट और इपिकाक को अक्सर डिफरेंस करने में हम लोगों को प्रॉब्लम यहीं पे होता है, ड्राउजीनेस एंड ड्राउजीनेस विथ एज्मा ज्यादा बड़ों में, बच्चे में आप डेफिनेटली एंटीमटाट में जाइए, नहीं है तो आप दूसरे मेडिसिन में या फिर इपिकाक में भी आ सकते हैं अगर वॉमिटिंग एसोसिएटेड है। अगर वीडियो को अच्छा लगा है नीचे कमेंट कीजिएगा, हर कमेंट का आंसर, इंक्विजिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव कमेंट का मैं आंसर देने का कोशिश करता हूं। और अगर चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। मेरा एक वीडियो है बेस्ट एक्सपेक्टोरेंट कॉम्बिनेशन इन होम्योपैथी, एज्मा के ऊपर भी मेरे वीडियो है, सर्च करके जरूर देखने का कोशिश कीजिएगा। मैं लिंक डालने का कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन में। नमस्कार दोस्तों।